हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडर्न थियरीज दी गई हैं। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पर हम आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये थ्योरी हाइटलर और लंडन नाम के साइंटिस्ट ने 1927 में दी थी। इसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए इसको पॉलिंग और स्लेटर ने आगे बढ़ाया। ये जो कॉन्सेप्ट है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर बेस्ड है। इसको हिंदी में हम कहते हैं परमाणुीय कक्षकों का रेखीय संयोजन। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो कुछ एटम्स का ग्रुप होता है या संग्रह होता है और दो कॉन्जुगेट इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग से दो एटम्स के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यह इलेक्ट्रॉन पेयर उन दोनों एटम्स के बीच में लोकलाइज रहता है और दूसरे एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब देखो, इस को हम यहाँ इस तरह से शो कर सकते हैं कि ये दो हाइड्रोजन के एटम हैं Ha और Hb। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। Hb एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इस तरह से नज़दीक आकर ओवरलैपिंग करते हैं और SS ओवरलैपिंग के द्वारा इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इसका है और यहाँ इसका है, अब इसके ओवरलैपिंग के बाद दोनों कहाँ हो गए? इस सेंटर में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद इनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है ये हमें पता नहीं लगता और एक कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के रूप में बन जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि दो एटम्स के बीच में स्टेबल बॉन्ड बनाना है तो कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफ़िल होनी ज़रूरी है। यदि वो कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होंगी तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो वो कंडीशंस क्या हैं उन पर हम एक नज़र मारते हैं। एटम्स के ऑर्बिटल ऐसी दिशा से एक दूसरे की तरफ बढ़ने चाहिए कि उनके अंदर ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो सके। सेकेंड पॉइंट है, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। यानी ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है तो बंद प्रबल बनता है, ओवरलैपिंग कम होती है तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो वीक होता है। थर्ड है, जो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी लगभग समान होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने चाहिए। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की है, इलेक्ट्रॉन पेयर के द्वारा बंद नहीं बनता। जहाँ तक संभव हो ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, संकरित कक्षक होने चाहिए। अब अपन देखो, इसको समझने के लिए दो हाइड्रोजन एटम्स लेते हैं Ha और Hb। ठीक है, अब ये दोनों एक ही दिशा में Ha और Hb जो हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से, अनंत दूरी से एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। तो अब इसमें दो प्रकार के बल काम करेंगे। अब ये देखो, आप डायग्राम देख रहे हो। अब यहाँ पर Ha एटम का जो न्यूक्लियस है वो Hb एटम के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो यहाँ जो एरो लगाए हैं इस पे हमने अट्रैक्शन फोर्स को मेंशन कर दिया। अब दूसरा, इस Ha एटम के इलेक्ट्रॉन और Hb एटम के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा?
रिपल्शन होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण भी होगा, तो उसको अपन ने यहाँ प्रतिकर्षण के रूप में दिखा दिया। इसी तरह से Hb एटम का न्यूक्लियस Ha एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के फोर्सेस के बीच में एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बराबर हो जाते हैं। ये जो स्टेज आती है, यहाँ क्या होता है, दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं और यहाँ पर एक्सिस पर जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये आपको अभी पहले भी बताया था कि ये बॉन्ड जो बना वो किसके द्वारा बना, SS ओवरलैपिंग के द्वारा ये बॉन्ड बनता है। अब जब ये बॉन्ड बन गया तो अब हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये HA का 1s इलेक्ट्रॉन है या HB का 1s इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों से एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब इसके बाद इसकी वेव एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, तरंग व्याख्या दी गई है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एक हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व भी बनाया। इसको देखो, समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम दो हाइड्रोजन एटम्स को नज़दीक ला रहे हैं तो पहले तो दोनों के पास क्या है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, जिसको अपन फर्स्ट स्टेट में कैसे शो कर रहे हैं, H1A पहला इलेक्ट्रॉन है Ha के पास में और Hb एटम के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसके लिए, क्योंकि ये तरंग व्याख्या के द्वारा किया जा रहा है, तो अब हम इसके लिए वेव फंक्शन देंगे। तो फर्स्ट स्टेट के लिए अपन psi1 इसका वेव फंक्शन देते हैं। तो फर्स्ट एटम के लिए ये psi-A1 और दूसरे B एटम के लिए क्या हो जाएगा, psi-B2 हो जाएगा। अब ओवरलैपिंग हो चुकी है। ओवरलैपिंग के बाद हमको ये नहीं पता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से एटम का है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम साथ के साथ गैस कर सकते हैं। वो ये हो सकती है कि जहाँ पर ये देखो, यहाँ इसमें मेंशन गलत किया हुआ है, ये आपको Ha एटम के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन एसोसिएट करना है। इसको हम करेक्ट कर लेंगे कि Ha एटम के साथ B वाला यानी 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन है और Hb के साथ में 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो, इसका वेव फंक्शन हम देंगे तो यहाँ ये ठीक है, तो हम इसको psi-2, psi-A के साथ हमने 2 को एसोसिएट किया इलेक्ट्रॉन को और psi-B के साथ में हमने 1 को एसोसिएट किया है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद दोनों स्ट्रक्चर कैसी हो गई, एक समान स्ट्रक्चर हो गई और उनके वेव फंक्शन की एनर्जी भी सेम हो जाती है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के ऑर्बिटल्स अब मिक्स हो चुके हैं। अब वो क्या करेंगे, मिक्स हो करके 2 नए ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। अब हम इन 2 नए ऑर्बिटल्स को का वेव फंक्शन इस तरह से देते हैं। ये देखो, हम जो इक्वेशन लिखी है इसके आधार पर हम इनका वेव फंक्शन दे सकते हैं। पहला हम देते हैं psi+, इसको हमने कैसे लिखा है, C1 इंटू psi1 प्लस C2 इंटू psi2। तो यानी हमने इसको पॉजिटिव साइन के साथ में वेव फंक्शन को दिया। अब हम नेगेटिव के साथ में देते हैं तो हम देख, सब चीज़ें सिमिलर हैं, केवल हमने साइन को चेंज कर दिया नेगेटिव। अब ये क्यों प्लस और माइनस का क्या मतलब है, ये अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं।
अब इक्वेशन 1 और 2 जो अपन ने ऊपर मेंशन की थी, इससे अपन इन दोनों इक्वेशन जिनको हमने 3 और 4 से मेंशन किया है, इसके अंदर क्या करते हैं, अपन psi1 psi a और psi b का मान रख देते हैं। ठीक है, तो देखो अब psi प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 और C2 जो यहाँ कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेंगे, तो C1, अब psi a की जो वैल्यू है वो अपन psi1 की जो वैल्यू है उसको अपन यहाँ रखते हैं, वो क्या है psi a1 psi b2 प्लस आगे इसी तरह चलते चलो C2 psi a2 psi b1। ये तो हो गए प्लस वाले साइन के लिए जो हमने इक्वेशन 3 दी थी उसकी वैल्यू। अब पहले अपन माइनस वाले के लिए भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन वेव फंक्शन से दोनों स्टेज की यदि अपन एनर्जी निकालें तो हमें पता क्या चलेगा कि जो साई प्लस है वो अट्रैक्शन को शो करता है, आकर्षण को शो करता है, और साई माइनस जो है वो रिपल्शन को शो करता है। अब यदि अपन इनका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो साई प्लस में क्या होगा, एनर्जी का जो ग्राफ है वो लोअर एनर्जी लेवल तक, ये देखो ग्राफ पर ध्यान दो, ये लोअर एनर्जी लेवल तक लगातार डाउन होता जा रहा है और मिनिमम पर पहुंचकर यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ओवरलैपिंग, दोनों वो प्लस प्लस दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ दोनों की क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। अब ओवरलैपिंग होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है यानी ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ, जिसकी स्पिन कैसी है, ऑपोजिट स्पिन है, एक प्लस हाफ है एक माइनस हाफ है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो कैसी है, मिनिमम है और बॉन्ड बन रहा है। इसको हम यहाँ पर शो किया है, आप देखो ये हमने जो ग्राफ बनाया है वो किसके बीच में, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में। तो अपन देखते हैं कि प्लस के केस में नीचे मिनिमम तक आकर के बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम दूसरा कर्व यदि देखते हैं तो हमको पता लगता है कि यहाँ पर कोई बॉन्ड बनने की संभावना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो कर्व है वो रिपल्शन की वजह से एनर्जी के मैक्सिमम लेवल पर है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो देखो दूर दूर है ना, इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की कैसी है, सेम स्पिन है। या तो ये इस तरह से शो किए हुए हैं या दोनों ही नीचे की तरफ शो किए हुए हैं। तो इससे यहाँ पर आकर्षण का तो कोई मतलब ही नहीं है, रिपल्शन यहाँ पर शो होता है। अब देखो जो हमने साई प्लस से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी निकाली और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है, 72.4 किलो कैलोरी पर मोल आती है और डिस्टेंस आता है 0.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसको जब प्रैक्टिकली चेक किया गया तो ये वैल्यूज़ हमको 103.2 किलो कैलोरी पर मोल और 0.74 आर्मस्ट्रॉन्ग प्राप्त हुई। तो अब देखो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि जो आप थियोरेटिकली कर रहे हो वो प्रैक्टिकली प्रूव होना चाहिए, लेकिन इसको जब समान नहीं पाया गया तो इसको समझाने के लिए पॉलिंग ने रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इस रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो 3 टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। अब वो हमने देखो यहाँ शो की हुई हैं। अब आप देखिए कि ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें Ha और Hb दोनों एटम दिख रहे हैं, इसमें Ha के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और Hb कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि Hb के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और Ha पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और तीसरी स्ट्रक्चर में दोनों A और B एटम के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर्स हो गई ये कैसी हो गई, ये आयनिक फॉर्म हो गई इनकी।
अब यदि इनकी आयनिक फॉर्म का हम वेव फंक्शन को ऐड कर दें मान लो, तो हम इसको साई आई के द्वारा मेंशन करते हैं। पहले तो हम इसका वेव फंक्शन आयनिक स्ट्रक्चर का देते हैं, ठीक है। तो हम पहले आयनिक स्ट्रक्चर का वेव फंक्शन देंगे जैसे हमने पहले दिया था, पहली स्ट्रक्चर्स का वैसे ही देंगे। तो ये क्या होगा, साई A1 साई A2 दोनों का हो गया। और फिर हम बी वाले एटम के लिए उसका वेव फंक्शन दे देंगे साई B1 इंटू साई B2। अब टोटल वेव फंक्शन निकालने के लिए जो हमारा अट्रैक्शन वाला शो किया था साई प्लस से हमने, उसके अंदर हम यहाँ साई आई के मान को ऐड कर देंगे। तो ये टोटल वेव फंक्शन हमारा आ जाएगा साई टी फॉर टोटल इज इक्वल टू साई प्लस प्लस लेमड़ा साई आई। यहाँ पे लेमड़ा इज़ अ कांस्टेंट। हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू 0.17 होती है। इस वेव फंक्शन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जब कैलकुलेट की एनर्जी तो उसकी वैल्यू 79 किलो कैलोरी पर मोल आई। और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस था और इसके अंदर हमने ये सब शील्डिंग इफेक्ट और ये सब भी इंट्रोड्यूस किए, तो इसकी वैल्यू आती है, एनर्जी की वैल्यू तो आई 102.8 किलो कैलोरी पर मोल और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आता है 0.74 ओमस्ट्रॉन्ग। तो ये थियोरेटिकल वैल्यूज़ के काफ़ी क्लोज है। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो हम देख रहे हैं वैल्यूज़, ये काफ़ी कोइंसाइड करती हैं थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के लिए। तो इससे हम अपन ने ये जो अभी समझा, इससे हम क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि दो एटम्स के बीच में जब ऑपोजिट स्पिन वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाता है और लोएस्ट एनर्जी लेवल पर आ जाता है। तो ये हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए बताई गई है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आपकी क्वेरीज़ कोई भी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।